डोमेस्टिक अप्लायंसेज के बारे में पढ़ते हैं। डोमेस्टिक अप्लायंसेज हैं जो घरेलू उपकरण हम काम में लेते हैं। अब घरेलू उपकरण कौन से होते हैं वो भी आपको ध्यान से देखना चाहिए। घरेलू उपकरण के बारे में बात करें, घरेलू उपकरण जो है शुरुआत में हमने जो सबसे ज़्यादा काम में लेना प्रारंभ किए थे वो हमारे पास उष्मा के सिद्धांत पर कार्य कर रहे थे। उष्मा के सिद्धांत पर कार्य करने वाले में जैसे मान लो आपका हीटर हुआ, आपके गीजर हुआ, आपका एमर्सन रोड हुआ, आपके विद्युत प्रेस हुई, विद्युत केतली हुई, ये घरेलू उपकरण थे। विद्युत केतली हुई, इसके अलावा आप सीलिंग फैन है, मैं मोटे मोटे तौर पे नाम लिख देता हूँ। सीलिंग फैन है, वाटर कूलर है, एसी है, फ्रिज है, ये हमारे पास घरेलू उपकरण थे। बट ये तो आगे जो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे घरेलू उपकरण अलग अलग टेक्नोलॉजी हैं, लेकिन प्रारंभ तो घरेलू उपकरण हमारे पास कौन सा है भाई? हीटर है। तो बात तो हमें यहाँ से शुरू करनी चाहिए, जहाँ बात कहाँ से शुरू करनी चाहिए? हीटर से। तो बात यहाँ से शुरू करते हैं हीटर के बारे में। जैसे ही आपके दिमाग में हीटर के बारे में आया तो कहा कि ये हमारे पास ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सबसे पहले हम विद्युत धारा का ऊष्मीय सिद्धांत देख लेते हैं होता क्या है, उसके बाद आगे एक एक उपकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? विद्युत धारा का ऊष्मीय सिद्धांत। विद्युत धारा का ऊष्मीय सिद्धांत। ओके, विद्युत धारा का ऊष्मीय सिद्धांत। विद्युत धारा का ऊष्मीय सिद्धांत क्या होता है कि ये जो विद्युत धारा के द्वारा जो ऊष्मा उत्पन्न होती है ना, ये नियम हमारे पास किसका नियम है भाई? जूल का नियम। और जूल ने हमें क्या बताया था? जूल ने ये बताया था H बराबर आई स्क्वायर आर टी। एच बराबर क्या बताया भाई? H बराबर आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमें ये पता चला कि जो ऊष्मा है वो धारा के वर्ग के समानुपाती है, जो ऊष्मा है वो प्रतिरोध के समानुपाती है, जो ऊष्मा है वो समय के समानुपाती है। तो ऊष्मा किस किस कारकों पर निर्भर की? पहला है धारा के वर्ग पर, धारा के वर्ग पर निर्भर हुई। दूसरा किस पर हुई भाई? दूसरा आप कहेंगे सर ये हमारे पास प्रतिरोध पर। और तीसरा हमारे पास किस पर हुई है? तो आप कहेंगे तीसरा हमारे पास हुई है समय पर। ये इन तीनों पर ही हमारे पास लागू होती है। तो ये विद्युत धारा का कौन सा सिद्धांत है? तो ये विद्युत धारा का ऊष्मीय सिद्धांत है जो धारा के वर्ग, प्रतिरोध और समय के क्या है भाई? समानुपाती है। कौन सा नियम है? तो आप कहेंगे ये नियम हमारे पास जूल का नियम है। यदि हमारे पास धारा का मान जितना ज्यादा बढ़ेगा ऊष्मा उतनी ही क्या होगी? ज्यादा होगी। और कोई भी हीटर में जब धारा का प्रवाह करेंगे तो वो गर्म होगा, और गर्म होने पर ही वैद्युतीय कार्य संपन्न होगा। तो यही हमारे पास किसका नियम है? जूल का नियम है। इसे ही हम क्या कहते हैं? ऊष्मीय सिद्धांत के बारे में व्याख्यात करते हैं। अब पूछें कि जो एच है, एच हमारे पास क्या है? हीट है। तो आपको पूछे हीट का मात्रक क्या है? तो आप कहेंगे भाई ये ऊष्मा तो ऊर्जा का एक रूप होता है, इसलिए इसका मात्रक है वो जूल है। क्यों जूल है? क्योंकि हीट है ना, ये ऊर्जा का रूप है। हीट ऊष्मा क्या होता है? ऊर्जा का रूप है। ये ऊर्जा का एक रूप होता है। तो हमारे पास ऊर्जा का रूप है, तो इसका हमारे पास क्या मामला आएगा? तो आप कहेंगे ये मामला हमारे पास ऊर्जा का रूप है, तो इसका मात्रक जूल आएगा। अब देखो कि इसके बारे में मात्रकों का रूपांतरण देखते हैं। पूछ लें आपको एक जूल में कितने अर्घ हैं? एक जूल में 10⁻7 अर्घ होते हैं। तो कहा सर आपने ये क्या बताया है? तो मैं आपको इसको डिटेल ये बताऊं, जूल है जो ऐसा ही मात्रक है, जबकि अर्घ कौन सा मात्रक है भाई? जूल ऐसा ही मात्रक है, जबकि अर्घ हमारे पास सीजिस मात्रक है। जूल है ऐसे मात्रक, जबकि अर्घ कौन सा मात्रक है? सीजिस मात्रक है। तो हमारे पास एक जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है। और यदि मान लो एक जूल को कैलोरी में लिखते हैं तो ये तो आता है 0.24 कैलोरी, एक 0.24 कैलोरी। और यदि एक कैलोरी में पूछे जूल कितने हैं तो ये हमारे पास होता है 4.186 जूल। इसी के साथ आप ये भी बता सकते हैं कि हमारे पास KWH, ये भी तो हमारे पास ऊर्जा के बारे में है। ये होता है 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। लाइव है भाई, क्लास लाइव नोटिफिकेशन आया ही होगा, आना तो चाहिए। लाइव का नोटिफिकेशन आता ही है। किसी का नहीं आया तो यहाँ ध्यान नहीं दिया होगा, कोई नोटिफिकेशन ऑफ होगा, अलग अलग कारण हो सकता है। ये मामला है। ओके, यहां तक आपको ऊष्मीय सिद्धांत के बारे में कोई तकलीफ नहीं है, आराम से आपको ऊष्मीय सिद्धांत के बारे में पता चल गया होगा। ऊष्मीय सिद्धांत के बारे में पता चल गया है।
ओके भाई, समझ में आ गया। अब हमें एक भाग के बारे में देखना है जिसका नाम है हीटर। आज हमें हीटर के बारे में ही समझना है बहुत अच्छे से, आराम से। तो हमारे पास पहला नाम आया विद्युत हीटर। सबसे पहला आपको इसमें विद्युत हीटर के बारे में पूछे हैं कि विद्युत हीटर है ये कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप कहेंगे उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा आपको पूछे हैं कि जो विद्युत हीटर है ये कार्य क्या करता है, तो आप कहेंगे विद्युत हीटर है ये हमारे पास विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में रूपांतरित करता है भाई, घरेलू हीटर देख लो, उष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है, उष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत हीटर है जो हमारे पास विद्युत हीटर है, विद्युत ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलेगा भाई, विद्युत हीटर है वो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करेगा। विद्युत हीटर क्या करेगा, विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य करता है। बहुत बढ़िया। अब ये इसका उपयोग कहाँ लेते हैं, उपयोग होता है हम इसका चाहे तो इसके द्वारा पानी गर्म कर दिया जाता है खाना पकाने में या पानी गर्म करने में इसका उपयोग कर लिया जाता है। ओके, किसका उपयोग कर लिया जाता है, विद्युत हीटर का। जब विद्युत हीटर है तो विद्युत हीटर कार्य क्या करता है भाई, विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में बदलता है, सिद्धांत है उसमें। उपयोग है खाना पकाने में हम काम में ले सकते हैं, पानी गर्म करने में काम में ले सकते हैं। बेसिकली तो यही काम है, जो विद्युत ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदल रहा है, उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण कर रहा है। इससे हमारे पास साधारणतः काफी सारे कार्य है जो पूर्ण किए जाते हैं। अब हमें देखने होते हैं कि जो विद्युत हीटर है इसके मुख्य भाग कौन से हैं। इसके भाग देखेंगे, फिर एक एक भाग के बारे में आराम से चर्चा करेंगे, तभी उसके आगे का खंड पढ़ना प्रारंभ कर पाएंगे। तो हमें अगले खंड में यही देखना है कि विद्युत ऊर्जा के हमारे पास भाग कौन से हैं। विद्युत ऊर्जा के जैसे भाग के बारे में बात करते हैं तो पहला भाग हमारे पास आता है प्लेट, जो पोर्सलिन की बनी होती है। दूसरा भाग आता है बॉडी या फ्रेम, ये है विद्युत ऊर्जा के भाग। विद्युत ऊर्जा का पहला भाग हमारे पास क्या, हीटर की प्लेट है। अब ये हमारे पास प्लेट है कि नहीं है, ठीक है प्लेट है। जैसे प्लेट है तो मैं पूछूंगा इस प्लेट का आकार कैसा है, तो आप कहेंगे इसका आकार हमारे पास वर्ताकार है। प्लेट का आकार कैसा है, तो आकार वर्ताकार। किससे निर्मित हुई है, तो आप ये कहेंगे ये पोर्सलिन की बनी हुई है। पोर्सलिन का दूसरा नाम क्या होता है भाई, पोर्सलिन का दूसरा नाम है चीनी मिट्टी। तो पोर्सलिन बोल दो या चीनी मिट्टी से निर्मित है, पोर्सलिन बोल दो या चीनी मिट्टी बोल दो। ओके, अब हमारे पास इसमें ये हमारे पास प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है। इसके अंदर हमारे पास नाइक्रोम की तार को स्थापित किया जाता है। इसके अंतर्गत होता है नाइक्रोम का तार, तो नाइक्रोम का तार हमारे पास इसमें ऐसे स्थापित है। जब तार ऐसे स्थापित है तो ये भाग हमारे पास क्या है, खांचा बना हुआ, ग्रूव। यहाँ पर क्या होता है, खांचा यानी कि ग्रूव, ग्रूव कह दो या कह दो खांचा। ये क्या कार्य करता है, ये हमारे पास जो नाइक्रोम के तार होता है ना, नाइक्रोम के तार को मजबूती से स्थापित करता है, जोड़े रखता है, मजबूती से स्थापित है। दूसरा आपको पूछ लें आकार वर्ताकार क्यों रखा जाता है, तो वर्ताकार रखने का कोई कारण है क्या, वर्ताकार रखने का कारण यह है कि उष्मा का फैलाव सब जगह बराबर हो, तो उष्मा का फैलाव एक समान हो। उष्मा का फैलाव एक समान हो और उष्मा का फैलाव एक समान हो, इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं भाई, तो आप कहेंगे उष्मा का फैलाव एक समान हो, इसीलिए हम आकार कौन सा लेते हैं, वर्ताकार प्रकार का आकार को काम में लेते हैं। आपको यह भी पता सकता है कि तापमान की सहन क्षमता कितनी है, तो आप कहेंगे इसमें 1300 डिग्री सेल्सियस तक ताप सहन करने की क्षमता है। 1300 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान को ये सहन नहीं कर पाएगा, 1300 डिग्री ताप तक को ये सहन कर सकता है। कौन, पोर्सलिन। तो बताइए हमारे पास हीटर प्लेट का आकार कैसा दिख रहा है, वर्ताकार दिख रहा है। इसके अंदर नाइक्रोम का तार स्थापित होता है कि नहीं होता है, होता है। वर्ताकार रखने से क्या होगा, उष्मा का फैलाव बराबर है। यदि मैं चौको रखूंगा और मैंने बर्तन यहाँ रखा है, तो देखो बर्तन में यहाँ पर उष्मा ज्यादा लगेगी, ये कोने वाली उष्मा तो हमारे पास वेस्ट ही जाएगी ना। इसलिए हम इस प्रकार का ढांचा नहीं रखे, हम वैसा ही ढांचा रखें जैसे बर्तन होता है, ताकि उष्मा की दक्षता क्या हो, ज्यादा हो। उष्मा का फैलाव एक समान होने से क्या होता है, तो आप कहेंगे सर उष्मा का फैलाव एक समान होने से हमारे पास दक्षता क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी दक्षता उच्च होगी। दक्षता क्या हो जाएगी, दक्षता उच्च होगी। तो हम किसके बारे में बात करें, तो हम बात करें हीटर प्लेट के बारे में। हीटर प्लेट किसकी बनी हुई है, पोर्सलिन की। इसके अंदर क्या बनी हुई है, नलियां बनी हुई है। और ये खांचा क्यों है, नाइक्रोम के तार को मजबूती से स्थापित करने के लिए इसके अंतर्गत खांचा होता है। क्लियर। और तो इसके अंदर कुछ नहीं बचा हुआ है। एक आपको और होता है मैग्नेटिज्म। कितने बजे, 8 बजे का विचार है, लेकिन अभी तक टाइम फाइनल हुआ नहीं है, शायद तक आज लूंगा या कल लूंगा, पर विचार है। तो बाकी शेड्यूल थोड़ा टाइट है, कोशिश मेरी आज की है। तो ये देख लिया आपने। अब देखो कि हीटर प्लेट है, इसकी मोटाई क्या है, एक ये बच गया भाई। तो आप कहेंगे जो हीटर प्लेट काम लेते हैं,
इस हीटर प्लेट की मोटाई है हमारे पास 10 mm से 20 mm। हीटर प्लेट की मोटाई कितनी है भाई? हीटर प्लेट की मोटाई 10 mm से 20 mm। और पूछ ले किसके अनुसार है, तो आप कहेंगे वोल्टेज के अनुसार। वोल्टेज के अनुसार यानी यदि वोल्टेज ज़्यादा है तो हमारे पास मोटाई क्या रखनी पड़ती है? ज़्यादा। तो ये हमारे पास वोल्टेज के अनुसार है, इसकी मोटाई 10 mm से 20 mm के बीच। तो हीटर के मुख्य भाग में पहला भाग हमारे पास कंप्लीट हुआ, जिसे हमने कहा हीटर की प्लेट। हीटर की प्लेट का आकार कैसा होता है? वर्ताकार। मोटाई कितनी होती है? 10 mm से 20 mm। ऐसे 10 mm 20 mm क्या होती है भाई? वोल्टेज का आधार मतलब ये निश्चित किया जाता है। और फिर आपको पूछा कि किससे बनी होती है? पोर्सलिन। पोर्सलिन कहते हैं चीनी मिट्टी। ये क्यों होती है? कि उष्मा को सहन करने की क्षमता होती है। पोर्सलिन और चीनी मिट्टी के अंदर उष्मा को सहन करने की क्षमता क्या होती है? ज्यादा। इसलिए इसमें खांचा क्यों होता है? नाइक्रोम के तार को मजबूती से स्थापित करने के लिए। और कितना डिग्री तापमान को सहन करने की क्षमता होती है? तो आप कहेंगे भाई ये तापमान जो सहन कर लेगा वो है 1300 डिग्री। अगला भाग हमारे पास है जिसे हम कहते हैं बॉडी या फ्रेम। बॉडी हमारे पास दो चीज़ों की बनी होती है। बॉडी किससे निर्मित होती है? तो आप कहेंगे ये जो हमारे पास यहाँ तो धात्विक है, धात्विक, और यहाँ क्या होती है भाई? आरसीसी के द्वारा। यहाँ तो धात्विक है और यहाँ किसके द्वारा निर्मित होती है? तो धात्विक नहीं है तो किसके द्वारा निर्मित होती है? आरसीसी के द्वारा निर्मित होती है। ये बॉडी है। इस बॉडी का दूसरा नाम क्या होता है भाई? फ्रेम होता है। यदि हमारे पास धात्विक है तो इसको अर्थिंग करना आवश्यक है। अर्थिंग करना आवश्यक है। पूछे अर्थिंग करना आवश्यक किसको है? तो आप और भी बता सकते हैं। एक तो आप कहेंगे यदि धातु की बॉडी है तो बॉडी, एंड एक और होता है हमारे पास जो इसके ऊपर यहाँ तो इस प्रकार की एक जाली लगी होती है जिसे हम कहते हैं ग्रिल, या तो उसको कहते हैं ग्रिल, और यहाँ फिर ग्रिल की जगह कई बार हम इसी का प्रयोग भी कर देते हैं, इसको भी ग्रिल कर देते हैं। तो ग्रिल को, बॉडी में ग्रिल को क्या करना जरूरी है? तो निर्मित धात्विक में आरसीसी से बनी होती है और इसको अर्थिंग करना क्या होता है? आवश्यक। निर्मित क्या है भाई? तो निर्मित हमारे पास धात्विक आरसीसी है। देख लीजिए भाई। गुरुजी ऑप्शनल क्वेश्चन के लिए रामबाण 3.0 सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे बेस्ट है। 8 PM या 8 AM सर क्लियर बता दीजिए। मैंने आपको क्लियर ये बताया कि टाइम फाइनल नहीं हुआ है, बाकी मेरी कोशिश है। तो 8 AM तो अभी कहाँ से लाऊंगा? कल लाऊंगा तो देखूंगा ना भाई। वो आपको यूट्यूब वाली क्लास की तो यूट्यूब पे पता चल पाती है कि नहीं है? क्लियर? इसका कार्य क्या होता है भाई? कार्य होता है हीटर प्लेट को स्थापित करना, ये इसका कार्य। कौन सा कार्य? इस बॉडी का कार्य। बात ठीक है। अब हमारे पास हीटर के दो महत्वपूर्ण भाग हो गए। इसके अलावा हीटर में क्या क्या भाग होते हैं? तो ये आपके सामने नाम लिखे हुए हैं 4। इन नामों के बारे में विचार करें। पहला है कनेक्टिंग लीड। कनेक्टिंग लीड किसे कहते हैं? कनेक्टिंग लीड कहते हैं हीटिंग एलिमेंट को बॉडी पर स्थापित सॉकेट से जोड़ना। ये ना, अब इसके नीचे क्या होते हैं? यहाँ पर एक प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु है। अब ये तो छुपा हुआ है, इसके नीचे एक तार यहाँ से आ रहा है, एक तार यहाँ से आ रहा है। ये जो लीड होती है कनेक्टिंग लीड होती है, और ये कौन सा भाग हो गया? सॉकेट है। इससे जोड़ने को कहते हैं। तो कनेक्ट हीटिंग एलिमेंट को बॉडी पर स्थापित है और सॉकेट से जोड़ना। किससे बनी हुई होती है भाई कनेक्टिंग लीड? कनेक्टिंग लीड तांबा या पीतल, इनसे बनी होती है। निर्मित किससे भाई? तांबा या पीतल से। अगला है ग्रिल स्टैंड। ग्रिल स्टैंड के बारे में मैंने बता दिया है। ग्रिल स्टैंड का कार्य है सुरक्षा के लिए, ताकि यदि आप कोई भी बर्तन रखो, हीटर के ऊपर रखने वाले बर्तन है वो नाइक्रोम के तार को टच नहीं करे। तो ये क्या काम में लिया जाता है? तो आप कहेंगे इसका प्रयोग सर हम सुरक्षा के लिए करते हैं। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? सुरक्षा के लिए। और ये अर्थिंग होना जरूरी है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। बॉडी और ग्रिल दोनों को अर्थिंग करना क्या है भाई? दोनों को अर्थिंग करना आवश्यक है। अब हमारे पास ग्रिल स्टैंड में आपने ये तो देख लिया सुरक्षा के लिए काम लिया जाता है। ये कार्य क्या करता है? हीटर पर रखे गए बर्तन को नाइक्रोम की छड़ से, नाइक्रोम की तार से या नाइक्रोम की कोयल से संपर्क नहीं होने देना। संपर्क हो गया तो फिर करंट आ जाता ना भाई, इसलिए उसे किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको काम में लिया जाता है। इसकी बनी होती है तो ये निकल या क्रोमियम की रोड है भाई। निकल या क्रोमियम की रोड को हम काम लेते हैं। ओके। तीसरा हमारे पास एक और एलिमेंट है जिसे हमने कहा हीटर का सॉकेट।
हीटर का सॉकेट होता है, तो सॉकेट वैसे तो हम सब तरह के बनाते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रखना ये हमारे पास पोर्सलिन का ही बना होता है। ये किसका बना होता है? पोर्सलिन का, पोर्सलिन से निर्मित है। क्यों बनाया जाता है? कि भाई उच्च ताप को सहन करने की क्षमता है। क्या है? उच्च ताप को सहन करने की क्षमता है, इसलिए हीटर का सॉकेट हम काम में लेते हैं। इसका कार्य क्या है भाई? तो इसका कार्य है उच्च ताप को सहन करने की क्षमता। इसका कार्य क्या भाई? उच्च ताप को सहन करने की क्षमता है। अगला हमारे पास है नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम हमारे पास क्या होता है भाई? तो आप कहेंगे ये हीटिंग एलिमेंट है, और हीटिंग एलिमेंट है, तो ये हमारे पास निकल प्लस क्रोमियम है। निकल कितने प्रतिशत है? 80, प्लस क्रोमियम क्या है? तो आप कहेंगे क्रोमियम है 20%। फिर आप कहोगे सर इसको काम में क्यों लिया गया? उस ताप पर यह संक्षारण नहीं करता है, कोरोजन या संक्षारण की क्रिया नहीं होती है, इसलिए इसको काम में लिया जाता है। तो आप कहेंगे उच्च ताप पर संक्षारण से सुरक्षा। उच्च ताप पर संक्षारण से क्या होती है भाई? तो आप कहेंगे उच्च ताप पर संक्षारण से सुरक्षा होती है, तो वहां इसको काम में लिया जाता है। निकल 80% है, क्रोमियम 20% है, ये हीटिंग एलिमेंट है जो नाइक्रोम है। देख लीजिए भाई, तो पहले बात मुझे बताओ कि हीटर के बारे में ये जो भाग पड़े ये समझ में आया कि नहीं आए? ये भाग समझ में आना जरूरी है। हमने हीटर के देखो दो मुख्य भाग ये देखे, हीटर प्लेट और बॉडी, और इसके अलावा ये हीटर सॉकेट, नाइक्रोम वायर, ग्रिल स्टैंड और कनेक्टिंग लीड, इन सभी के बारे में पढ़ा। तो ये इतना सा समझ में आया कि नहीं आया, उसके आगे मैं पढ़ाना फिर प्रारंभ करता हूँ। मुझे ये बताइए भाई, इतना समझ में आया है या नहीं आया? जल्दी से बताइए। प्रीवियस ईयर भी साथ साथ करवा दीजिए। प्रीवियस ईयर तो साथ साथ हो जाएगा ना, अपना इतना है। बीएसपीएसएल में कितना हो रखा प्रीवियस ईयर? 2018 में परीक्षा बाद में कहाँ हो गया? 2024 में हो रही है कि नहीं है? तो ये मामला है, सबको समझ में आया? बहुत बढ़िया बात, शानदार और बहुत अच्छी बात है। अब हम इसके आगे शुरू करते हैं कि नाइक्रोम के बारे में। आगे नाइक्रोम के बारे में क्या शुरू करते हैं वो ध्यान से देख लीजिए। नाइक्रोम, अब इस नाइक्रोम के बारे में खास बातें क्या है ये आपको बता देते हैं। सारी चीज़ें नाइक्रोम के बारे में जितना भी सवाल बनता है, पहला बात तो ये है, हम कहते हैं सबसे अच्छा हीटिंग एलिमेंट है। ये सबसे अच्छा उष्मीय तंतु है। ये हमारे पास क्या भाई? सबसे अच्छा उष्मीय तंतु हम काम लेते हैं। इसका कार्यकारी तापमान कितना है? ये सामान्यतः 900 डिग्री सेल्सियस पर कार्य करता है। ये 900 डिग्री सेल्सियस पर कार्य करता है, ठीक है। और इसका गलनांक कितना है? तो गलनांक इसका 1400 डिग्री सेल्सियस है। ये सबसे अच्छा उष्मीय तंतु है। कार्यकारी तापमान 900 डिग्री सेल्सियस है और गलनांक कितना है? तो आप कहेंगे गलनांक हमारे पास 1400 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब एक और होता है इसमें एक आंकड़ा कि ताप गुणांक का मान कितना है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट वैल्यू पूछी जाती है भाई, ताप गुणांक का मान। तो ताप गुणांक का मान आपको ध्यान रखना है कि इसके ताप गुणांक का मान कितना है। तो ये ताप गुणांक का मान है 0.00017 प्रति डिग्री सेल्सियस, यानी ताप गुणांक का मान भी क्या है? कम। तो ताप गुणांक का मान होना भी कम ही चाहिए। और इसका विशिष्ट प्रतिरोध कितना है? एक और आंकड़ा रह गया। इसका विशिष्ट प्रतिरोध कितना है? 9 × 10⁻⁻8, ये ओम मीटर होता है। 9 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। एक यहाँ लिख दिया था, उच्च तापमान संक्षारण से सुरक्षा होती है, तो उच्च तापमान पर आसानी से कार्य कर लेता है, इसलिए हमारे पास उष्मीय तंतु क्या है? बाकी सभी उष्मीय तंतु से ये काफी अच्छा है। ओके, अब देखो इसका साइज हम किसके अनुसार रखते हैं? वोल्टेज और उसकी क्षमता के अनुसार इसका अलग अलग SWG में इसका आकार होता है नाइक्रोम का तार का। तो सबसे पहले आकार तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपको SWG समझाऊं, क्योंकि हर तार आता तो 0 SWG, 1 SWG, 2 SWG होता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा SWG क्या होता है, उसके बाद इस तार का आकार बता दूंगा मैं। तो SWG
SWG होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। SWG क्या होता है भाई? SWG होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है। यानी कि ये तार का आकार बताता है, तार का आकार या माप, तार का आकार या क्या बताता है? माप। अगला, यदि SWG का मान बड़ा है तो तार का व्यास क्या होगा भाई? तो तार का व्यास कम होता है। जैसे जैसे SWG का मान बढ़ता है तो आप कहेंगे तार का व्यास क्या होता है? तो तार का व्यास है जो घटता है। कितनी वाट क्षमता पर किस SWG का तार काम में लेना चाहिए, ये आप ध्यान से देख लो। सबसे पहले आता है 2000 वाट क्षमता है, इसके लिए आपको 18 SWG का तार काम में लेना चाहिए। फिर 1500 वाट क्षमता है, इसके लिए आपको 20 SWG। देखो, SWG का मान बढ़ा तो तार का व्यास घटेगा, और तार का व्यास घटेगा तो हमारे पास वाट क्षमता का भी मान क्या होगा भाई? तो वाट क्षमता का भी मान हमारे पास घटेगा। 18 एक मिनट, 18 20 ये है भैया, 20 SWG ये है, ये 22 है। उसके बाद आता है 1000 वाट का। 1000 वाट का होता है वो 24 SWG है, और 750 वाट का जो होता है वो हमारे पास 26 SWG है। वाट माप के अनुसार तार का आकार, वाट क्षमता, और ये क्या भी? तार का माप। तो एक है हमारे पास वाट क्षमता है, और दूसरा क्या हमारे पास? तार का माप है। तो यहां तक कोई तकलीफ नहीं किसी को? ध्यान से देख लीजिए। सर डेली क्लास होता है? पहला लेक्चर है भाई, क्लास तो डेली होगी। तो लेक्चर तो फर्स्ट ही है ना, कल इंट्रोडक्शन था, आज फर्स्ट लेक्चर है, तो लेक्चर तो फर्स्ट ही है, तो क्लास तो आपके रेगुलर ही है। क्लास की क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ है ही नहीं। ओके, ये तो सबसे अच्छा उसमें तंतु के रूप में काम लिया जाता है। पहला कार्यकारी तापमान 900 डिग्री, गलनांक 1400, ताप गुणा 0.0017 प्रति डिग्री सेल्सियस है, और विशिष्ट प्रतिरोध 9 गुणा 10⁻⁸ ओम मीटर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ गया होगा। अगले बारे में बात करते हैं, सवाल तो बाद में देखते हैं, पहले कुछ चीज़ों के बारे में और देखते हैं। ऐसा है कि एक होता है कि हिट उसमें तंतु जो होता है ना नाइक्रोम के, तो इसके तार की लंबाई कैसे ज्ञात की जाएगी? तो हमारे पास तार की लंबाई ज्ञात करनी है। हीटिंग एलिमेंट के तार की लंबाई, तो इसका एक सूत्र होता है कि हमारे पास कुल आवश्यक प्रतिरोध बटा प्रति इकाई लंबाई तार का प्रतिरोध, प्रति मीटर प्रति इकाई लंबाई तार का प्रतिरोध। हमारे पास हीटिंग एलिमेंट है, हीटिंग एलिमेंट के तार की लंबाई क्या है? तो हीटिंग एलिमेंट के तार की लंबाई हमारे पास है कुल आवश्यक प्रतिरोध बटा प्रति इकाई लंबाई तार का प्रतिरोध, ये है। ओके, एक आती है कि दक्षता क्या है। एक बच्चा पूछ रहा है कि संडे को भी क्लास लगेगी? संडे को ऐप के ऊपर क्लास नहीं चलती है, संडे को छुट्टी होती है, बाकी टाइम क्लास चलती है भाई। दक्षता क्या होती है? दक्षता होती है कुल उपयोग की गई उष्मा। हीटर की दक्षता क्या होगी? कुल उपयोग की गई उष्मा बटा उत्पादित उष्मा, कुल उत्पादित उष्मा। कुल उपयोग की गई उष्मा बटा कुल उत्पादित उष्मा। ओके, ध्यान से देख लीजिए भाई। अब देखो कि मैं 5-7 सवाल है जिसके अंतर्गत कराता हूं, जिससे आपको चीजें क्लियर होगी। पहला है कि अब आपके साथ सवाल देख लीजिए। सवाल ये है हमारे पास, जल को गर्म करने पर गीजर हो, चाहे विद्युत केतली हो, चाहे हीटर हो, सभी कौन से सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो आप कहेंगे उसमें सिद्धांत पर। रासायनिक प्रभाव पर कौन काम करते हैं? तो रासायनिक प्रभाव पर सेल और बैटरी काम करते हैं।
और चुंबकीय प्रभाव पर कौन कार्य करते हैं? ट्रांसफॉर्मर कार्य करता है चुंबकीय सिद्धांत पर, मोटर कार्य करती है सभी प्रकार की, और सभी प्रकार के जनरेटर भी हैं वो इसी पर कार्य करते हैं। उसमें प्रभाव पर ये काम करते हैं। प्रकाश प्रभाव के ऊपर हमारे पास बल्ब कार्य करते हैं। ओके, तो इसका आंसर तो सबको करेक्ट पता चल गया कि उसमें प्रभाव है। आपूर्तित वोल्टता में परिवर्तन के कारण अत्यधिक प्रभावित होने वाला उपकरण कौन सा है? यदि वोल्टेज परिवर्तन करेंगे तो वोल्टेज परिवर्तन पर ज्यादा प्रभावित होने वाला उपकरण कौन सा है? रूम हीटर ज्यादा प्रभावित होगा, टेबल फैन होगा, मिक्सर होगा, कि यहाँ वैद्युतीय उपकरण है? तो आप कहेंगे सभी वैद्युतीय उपकरण है। जितने भी वैद्युतीय उपकरण है ये वोल्टेज पर निर्धारित किए जाते हैं। सभी वैद्युतीय उपकरण किस पर निर्धारित किए जाते हैं? वोल्टेज पर। तो ये सभी वैद्युतीय उपकरण है तीनों ही। तो ये हमारे पास आपूर्ति वोल्टेज के अनुसार इसका वैल्यू कम तथा ज्यादा होती है। हीटर में कौन से प्रकार का भार है? हीटर में हमारे पास प्रतिरोध होता है। हीटर में कौन सा भार होता है? प्रतिरोध भार। प्रतिरोध होता है ना, देखो H बराबर सिद्धांत क्या होता है? I स्क्वायर RT है ना। तो R हमारे पास क्या है? तो आप कहेंगे सर R हमारे पास प्रतिरोध है। तो ये प्रतिरोध भार है। इसके अंदर कौन सा भार है भाई? प्रतिरोध का भार। इंडक्शन का भार नहीं है, ये भार हमारे पास होता है मोटर में। और कैपेसिटेंस का लोड हमारे पास नहीं है। कैपेसिटेंस का लोड होता है जब हमें पावर फैक्टर को लीडिंग करनी होती है, तो कैपेसिटेंस का लोड होता है। और अभी ये भार कौन सा है? जो पावर खपत करते हैं, तो ये पावर खपत करने वाला लोड है। शक्ति की खपत होती है, शक्ति खपत करता है, ये मामला। H बराबर क्या हो जाएगा भाई? तो आप कहेंगे H बराबर I स्क्वायर RT। H बराबर क्या आएगा? H बराबर I स्क्वायर RT। H बराबर I स्क्वायर RT। ओके, अगला है इलेक्ट्रिक रूम हीटर की 4 कुंडली ताप प्रदान करने के लिए अधिकतम ताप प्राप्त करने के लिए किस प्रकार जुड़ी रहनी चाहिए? देखो, यदि हम श्रेणी में कर दिया तो श्रेणी में हमारे पास क्या होता है? धारा कम प्रवाहित होती है, प्रतिरोध का मान क्या होता है? ज्यादा। और समांतर कर दिया तो हमारे पास समांतर में धारा ज्यादा होगी, प्रतिरोध होगा कम। अब बताइए H बराबर सूत्र क्या है? I स्क्वायर RT। इसका मतलब मैं इसको ये कह दूं H बराबर I गुणा R गुणा T। एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, ये तो आपस में कैंसिल हो गया। R बढ़ेगा तो धारा घट जाएगी, R घटेगा तो धारा बढ़ जाएगी। तो अब लेकिन हमें ये H ज्यादा चाहिए। H ज्यादा चाहिए तो हमारे पास I स्क्वायर I 2 बार है ना, तो एक बार वाला I तो बच गया। तो I क्या होना चाहिए? ज्यादा। I ज्यादा किस में? समांतर क्रम में। इसलिए कनेक्शन कौन से क्रम में करना चाहिए? चारों के चारों को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। चारों के चारों को कौन से क्रम में जोड़ना चाहिए? तो आप कहेंगे समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। कारण ये रहा। अगला सवाल है विद्युत वाटर हीटर के ढांचे एवं संयोजन केबल के बीच का इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होना चाहिए? ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। कल हम इस सवाल के ऊपर चर्चा करेंगे और ये सवाल आप घर से जरूर करके लाएं। ये ध्यान से देख लीजिए, ये करके लाएं। कल आते ही सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल पूछूंगा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार वाटर के ढांचे एवं संयोजन केबल के बीच का इंसुलेशन कितना होना चाहिए? 0.01 मेगा ओम होना चाहिए, 1 किलो ओम होना चाहिए, 0.01 होना चाहिए। वैसे तो कोई टिपिकल नहीं है, चाहो तो आप तुरंत अभी भी बता सकते हैं, बट फिर भी नहीं है भाई। तो बहुत आसान उत्तर तो दिख रहा है। प्रतिरोध कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? तो आप कहेंगे ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इंसुलेशन प्रतिरोध के बारे में बात कर रहा है। चालक का प्रतिरोध कम होना चाहिए, इंसुलेशन का तो ज्यादा ही होना चाहिए, इसलिए मामला ये है। तो आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। कल हम इसके आगे के भाग को पढ़ना प्रारंभ करेंगे आगे से, और ये पूरा पढ़ गया। कल हम इसका आगे नेक्स्ट बहुत अच्छे से तरीके के साथ पढ़ेंगे। धन्यवाद।